हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर करवा रहा था, जो कि सेट था ए 2025 का, उसकी ये जो पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं आपको, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन करवा दिए थे ना, वो करवा दिए थे आपको कहाँ तक, अभी बताता हूँ। ये करवा दिए थे यहाँ तक, 21 तक। 21 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जिसमें ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे, यानी कि 21 के आगे इसका और पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट से। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पर 5 नंबर में लिखना है। कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसका याद जरूर करना, और याद करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी थ्योरी मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को मतलब त्यागते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। बात समझ में आ रही है। ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर। समझ में आ रहा है, मतलब अपने हिस्से को छोड़ देते हैं, तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का हिंदी नाम है त्याग। त्याग, त्याग का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे। त्याग का मतलब होता है अपने हिस्से को छोड़ना, ठीक है। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रिटायरमेंट होती है या तो डेथ होती है, या तो रिटायरमेंट होगी या तो डेथ होगी। अब डेथ या रिटायरमेंट, रिटायरमेंट वाला बंदा कंपनी से बाहर जा रहा है, तो कंपनी से बाहर जा रहा है तो अपने हिस्से को वहीं पर छोड़ के जा रहा है, तो उस हिस्से को कौन लेगा, उस हिस्से को लेंगे जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, गेनिंग रेशियो लिखेंगे, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, अब जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर गेन द प्रॉफिट शेयर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। क्या कह रहा है, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर गेन गेन द प्रॉफिट शेयर, है ना। वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। बस दो चीज ध्यान रखो, जैसे कि इधर बोला है गिव अप, ठीक है, इधर बोला है गिव अप और इधर बोला है गेन, कि ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर एंड रिमेनिंग पार्टनर गेन द प्रॉफिट शेयर ड्यू टू रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो दोनों को कहते हैं हम, इसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग और ये है हमारा गेनिंग। बात समझ रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि ये एडमिशन के टाइम निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है आपका किसका टाइम, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम निकाला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ आ रही है। ये जो सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाला जाता है, ये गुडविल के लिए निकाला जाता है। जो गुडविल कौन देगा, न्यू पार्टनर। तो लिख सकते हैं गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। यहां पर क्या है, गुडविल नए पार्टनर के द्वारा दी जाती है, और यहां पर क्या है, गुडविल पेड की जाती है, पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। बस मेरी इस तरीके से इनके डिफरेंस हो सकते हैं। तो पहले डिफरेंस में तो ये लिख देना रिटायरमेंट और एडमिशन, दूसरे में फॉर्मूला लिख देना, तीसरे में ये लिख देना, ठीक है। और बाकी जो आपकी डेफिनेशन होगी उससे आप इसकी लेंथ लेंथ को कवर कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है, रवि लिमिटेड फोरफिटेड, ध्यान से समझना, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है और फोरफिटेड वाला क्वेश्चन है। रवि लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर 100 रुपीज ईच, 7.5 रुपए पेड। पेड को ध्यान रखना है, पेड कितना कर रखा है, 7.5, 10 रुपए का शेयर है, 7.5 रुपए पेड कर रखा है। नॉन पेमेंट चल रही है 2.5 रुपए की, तो हो गया 10 रुपए टोटल, है ना। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीशू, जितने रीशू किए जाते हैं उसी को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वही ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। एज फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड का मतलब है 100 रुपए वाला ही, सच अ वे दैट 2100 वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा क्वेश्चन में दे दिया कि 2100 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं कैपिटल रिजर्व में,
ठीक है भाई। अब ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा ट्रांसफर होता है। कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो होता है जो कि आपने फोरफीट किया है माइनस जो आपने डिस्काउंट दिया है, जो बचता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये 2100 वही पैसा होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री में आपने क्या है, डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि देखो पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 600 शेयर हैं। आपने फोरफीट कितना किया होगा, फोरफिटेड अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 600 शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय जो पैसा पेड किया जाता है वही आप फोरफिट करते हैं। अब 800 से कोई मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है कितने से, 600 से। तो 600 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से, तो ये आएगा आपका, आपके पास 4500 रुपये। इतने रुपए आपने जब्त करे और आपने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 2100 रुपये। तो कितना बचा, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये का आपने क्या दिया है, डिस्काउंट। बात समझ आ रही है। अब डिस्काउंट जो है पर शेयर पे कितना होगा, डिस्काउंट पर शेयर 2400 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो ये आ जाएगा 4 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। बात समझ रही है, 4 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अब एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री ध्यान से समझना है। सबसे पहले फोरफिटेड करते समय तो 800 शेयर ही आएंगे, मतलब एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 800 शेयर हैं और 10 रुपए की कॉल्ड अप है, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो कितना हो गया हमारे पास, 8000 रुपये। फोर फीचर कितना कराया आपने, 7.5 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये। कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 2.5 रुपये, यानी कि 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 800 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से, तो यानी कि ये आ जाएगा 2000 रुपये। टोटल हो गया 8000 रुपये। बस समझ, इस तरीके से पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू की कर रहे हैं इसमें, रीइश्यू की एंट्री हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने रुपए आएंगे, बैंक में आएंगे 4 रुपये कम, यानी कि 6 रुपये आएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि 600 शेयर हमने इशू करे हैं और 6 रुपये के हिसाब से पैसा हमारे पास आएगा बैंक में, तो 3600 रुपये हमारे पास बैंक में पैसा आएगा। कुछ डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को लिखते हैं शेयर फोर फीचर, क्योंकि पैसा उसी में से डिडक्ट होता है। शेयर फोर फीचर में कितने रुपए दिए हैं आपने, 4 रुपये, तो 600 शेयर पर 4 रुपये दिए हैं आपने, यानी कि 2400 रुपये। बात समझ आ रही है। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से, टोटल आपके 10 रुपये से, यानी कि 6000 रुपये से। ये हो जाएगी दूसरी एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व वाली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी किस तरीके से, कि अब जो फोर फीचर में आपने पैसा बचाया था वो 45 रुपये बचाया था, 600 शेयर पे, 800 शेयर पे नहीं देख रहे हम 600 शेयर पे देखेंगे, क्योंकि जिसको रीइश्यू किया जाता है उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 2400 रुपये, 45 रुपये आपने अर्न किया था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 2100 रुपये, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी फोर फीचर, शेयर फोर फीचर लिख लेते हैं, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितने रुपए का, 2100 रुपये के। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये तीनों एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ऐसी है, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर, 10 रुपये का एक है, बट कॉल्ड अप कितनी करी है इसने, 7.5 रुपये। यहाँ पर कॉल्ड अप 7.5 है, वहां पर 10 रुपये था। नॉन पेमेंट है कितने रुपए की, 2.5 रुपये की। तो पेड कितना हो चुका है हमारे पास, तो 7.5 में से 2.5 रुपये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये पेड हो चुका है। ठीक है, यही फोरफिट करेंगे। आउट ऑफ दी 600 शेयर वर रीशू 4 रुपीज 6 पर शेयर एंड 7.5 रुपये। तो देखो यहाँ पर भी क्या है कि 7.5 का शेयर था, माना जाएगा 7.5 का शेयर था, पेड अप का मतलब ध्यान रखना, और 6 रुपये में दिया है, तो डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, 1.5 रुपये का, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलो एंट्री देखते हैं। एंट्री हो जाएगी सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाएगा, 7.5 रुपये के हिसाब से, कॉल्ड अप के हिसाब से, और 800 को मल्टीप्लाई करके, तो 800 को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये। फोर फीचर में कितना आएगा पेड अप के हिसाब से, 8 पंजे 40, 4000 रुपये, और इधर आ जाएगा आपका
2000 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर रीइश्यू की एंट्री, रीइश्यू आप 600 शेयर कर रहे हो और 6 रुपये के हिसाब से कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, और आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, और टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे 6 रुपये के हिसाब से, और कितने शेयर से, 600 शेयर से, तो ये हो जाएगा 3600 रुपये, 600 शेयर 6 रुपये के हिसाब से 3600। और फोर फीचर में कितना पैसा आएगा आपके पास, फोर फीचर में आएगा जितना आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1.5 रुपये के हिसाब से, तो 600 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपये, और टोटल पैसा यानी कि 7.5 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 4500 रुपये। बात समझ में आ रही है। अब देखो कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए ना पहले आपको ये देखना पड़ेगा 600 शेयर का आपका शेयर फॉरफीचर का पैसा कितना था, शेयर फॉरफिटेड ऑन 600 शेयर्स, तो भाई 600 शेयर पर आपने जो पैसे अर्न किए थे वो 5 रुपये के हिसाब से किए थे, ये रहा पेड अप है ना, तो 6 पंजे 30 हो गया, 3000 रुपये आपने अर्न किए थे, जिसमें से आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो बताओ, आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो दे रहे हो 900 रुपये का, ये रहा, ठीक है, तो 900 रुपये माइनस कर दो तो बचे कितने, 2100 रुपये। ये जो 2100 बचे हैं यही ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कितने रुपए से, 2100 रुपये से। बात समझ आ रही है, तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। देखिए अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, पहला इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। भाई शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। जब भी आप अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे कर देते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, इशू कहते हैं उसे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। तो मतलब अगर कहा जाए कि इशू ऑफ शेयर प्रीमियम क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्राइस higher than their face value, when a company issue shares at a price higher than their face value, तो उसी चीज को क्या कहता जाता है, शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बस समझ रहे, मतलब जैसे कि मान के चलो आपके फेस वैल्यू है 100 रुपए की, और आप पब्लिक को इशू कर रहे हो कितने में, इशू कर रहे हो आप 110 रुपए में, तो इसका मतलब 100 रुपये तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है, और 10 रुपये क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम हो जाएगा। और ये प्रीमियम होता है ना, ये कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है। इसका ये यूज कर सकते हैं कई सारी चीजों में, जैसे कि अपने जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको राइट ऑफ करने में, ठीक है, और बाय बैक करने में कोई खर्चा होता है वो, और बोनस शेयर्स इशू करने में कोई खर्चा होता है वो, उन सब में इस प्रीमियम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस समझ रही है। अब बाकी लिख लेना आप अच्छी तरीके से। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी सबसे पहले पब्लिक को इशू करती है शेयर, पब्लिक को इशू करा, इशू क्या, ऑफर कहेंगे हम पहले उसे, ठीक है, पब्लिक को क्या दिया, ऑफर दिया, ऑफर दिया कितने का, मान चलो 1 लाख शेयर का, पब्लिक को ऑफर दिया गया है कितने शेयर का, 1 लाख शेयर का, पब्लिक ने सब्सक्राइब करने थे, अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, कितने शेयर सब्सक्राइब कर रही है, जैसे मान चलो 90,000 शेयर सब्सक्राइब कर रही है, ठीक है, तो 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करने को क्या कहेंगे हम, इसमें क्या है कि 1 लाख से कम हो रहे हैं ना, कम का मतलब अंडर, तो इसको कहेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। बात समझ रही है। अगर यहीं पर कंपनी सब्सक्राइब कर देती 1,20,000 शेयर, तो यहां पर इस चीज को क्या कहेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ रही है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो कंपनी ऑफर कर रही है, जितने शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, उस शेयर से अगर कम शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो उसको कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो उसको कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ रही है ना। इस तरीके से लिख लेना, बाकी थ्योरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे हम पार्ट बी पर, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, देखते हैं पहले एमसीक्यू। क्वेश्चन कह रहा है डैश द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन पेमेंट एबिलिटी। देखो हमारे पास दो प्रकार की पेमेंट होती है, एक लॉन्ग रन और एक होती है शॉर्ट रन, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जो काम करता है वो करता है डेट इक्विटी रेशियो,
ना, लिख लेता हूँ मैं, चलो, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, और प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, ये सारे जो हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है, ये सारे के सारे काम करते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। और शॉर्ट रन में जो काम करते हैं वो करते हैं आपके करंट रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो, दो ही होते हैं ना लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। तो ये है हमारे लिक्विडिटी रेशियो जो कि काम करते हैं कहाँ पर, शॉर्ट रन में, और ये हमारे हैं सॉल्वेंसी रेशियो जो काम कहाँ करते हैं, लॉन्ग रन में। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। असर्शन रीजन है, असर्शन कह रहा है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक डज नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। कैश और कैश इक्विवेलेंट को क्या इफेक्ट करेगा, जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो कैश भी वहीं लिखते हैं जहां पर कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो एक तरफ से बैंक में से पैसा आ रहा है और एक तरफ कैश बढ़ रहा है, तो बैंक और कैश दोनों ही क्या है हमारे लिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, बस मेरी। तो ये बोल रहा है कि डज नॉट इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। द अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, बिल्कुल सही है, ये ट्रांजेक्शन तो है ना, ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसी की तो एंट्री होती है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके, बिल्कुल सही है, और दोनों में बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, जिसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, द कंपनी विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम दे रखा है, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, तो 70 और 80 इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 लाख का आधा हो जाएगा आपका 75,000, 6, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 को मल्टीप्लाई बाय 6, 4.5 लाख, बात समझ रही है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग, देखो क्वालिटेटिव का मतलब होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो, क्या हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो, जिन पे भरोसा किया जा सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बस समझ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बिल्कुल करेक्ट होती हैं और जो रिलायबल होती हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बात समझ रहे। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन इन डैश, तो बैलेंस शीट किधर होती है भाई बताओ, बैलेंस शीट होती है शेड्यूल 3 में, किसमें होती है, शेड्यूल 3 में, और पार्ट 1 में, किसमें होती है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, पीएनएल अकाउंट, क्या मिलेगा, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट मिलेगी पार्ट 1 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, शेड्यूल 3 पार्ट 1। इसका भी ध्यान रखें, पार्ट 2 में क्या होती है आपके पास, बैलेंस पीएनएल अकाउंट होता है, क्या पता क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि पार्ट 2 में और जो पीएनएल अकाउंट कहाँ पर होता है, तो पार्ट 2 में होता है, ठीक है। गिव टू यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई 2 यूज आपको बताने हैं। पहले तो ये समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस पूरे को ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका काम क्या होता है, देखो इससे सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, क्या सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्थिति है, आपका जो स्टेट मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है ना, सबसे पहले पोजीशन का पता होना चाहिए, पोजीशन से ही हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगर आपके पास कैश ज़्यादा है तो आप परचेज कर सकते हो, कैश कम है तो परचेज नहीं करेंगे, तो ये क्या है, डिसीजन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या सिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़ सिखाता है डिसीजन मेकिंग, बस मेरी। दूसरा क्या सिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा सिखाता है आपको एनालाइज करना, फाइनेंशियल एनालाइज, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो इसके अंदर ना साथ में क्या आता है, रेशियो एनालिसिस भी आता है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है कि कितना कितना लोन लिया जाए, ठीक है, कितने कितने पे उधार लिया जाए, क्रेडिट परचेज कितनी की जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोटे मोटे 2 काम है, पहला है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है फाइनेंशियल एनालाइज करना, वो सिखाता है आपको, बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेपर में ना ज्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही आती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग दे रखी है आपको, और बिल्डिंग अब इन्फॉर्मेशन में क्या देखो, बिल्डिंग 15-16 दे रखा है, ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया। बिल्डिंग की कॉस्टिंग दे रखी है 1 लाख रुपए की, ऑन विच 30,000 हैज एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन, 30,000 का डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो चुकी है, 70,000।
और उसे सोल्ड कर दिया 50,000 में, तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा में सोल्ड और कम में सोल्ड करा है, तो लॉस हो गया हमें कितने का, 20,000 का। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन समझनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज बिल्डिंग पर हो रही है पूरे साल की 50,000 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, सॉरी मशीनरी नहीं, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ओपनिंग बताओ क्या है, बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, बीडी और सीडी 6 लाख और 7.5 लाख, तो ये आ जाएगा 6 लाख और ये हो जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, और क्या क्या लिखना है अब इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आ जाओ। 1 लाख की मशीन थी, उसे सोल्ड कर दिया 50,000 में, तो 50,000 की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जब बिल्डिंग बिकेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में, और बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, सिंपल सी बात है। यहाँ जाएगा बाय बैंक, कितने में बेची आपने, 50,000 की। अब बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, लॉस हुआ है, तो लॉस भी यहीं पर लिखा जाता है बाय पीएनएल। कितने का लॉस हुआ है, 20,000 का। समझ में आ रहा है ना 20,000 का कैसे। 1 लाख की मशीन थी, 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, 70 की बची थी, उसे 50 में बेच दिया। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 50,000 का। तो डेप्रिसिएशन भी किस तरफ आता है, इसी तरफ आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो कम होने पर यहीं पर आएगा 50,000। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका परचेज होगा। तो 50,000 इस तरफ, 20,000, 50,000 और 7.5 लाख, तो 8,70,000, 8,70,000, और उसमें से ये गए तो 2,70,000। ये जो आपके पास वैल्यू अब आ रही है ना, इसे कहेंगे टू बैंक, और ये क्या है आपके लिए, परचेज। बात समझ रही है, इसे बैलेंसिंग फिगर लिखना, क्योंकि ये बैलेंस होके आई है। ठीक है, तो परचेज आ गया आपके पास। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना, तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, या तो मशीन को या एसेट्स को आप खरीद रहे हो, या तो उसको बेच रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पहला ये जो कि है आप उसे बेच रहे हो, और दूसरा ये यहाँ उसे खरीद रहे हो, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने रुपए की, 2,70,000। पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, परचेज कर रहे हैं ना हम। फिर दूसरा सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने रुपए से, 50,000 से। पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो देखो 2,20,000 नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आने पर इसे लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कैश ज्यादा लगा दिया यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बात समझ रही ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, एक्सप्लेन एनी 3 आइटम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड किसी 3 चीजों को बता दो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहला, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर में क्या होता है कि आप शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है, तो उसको कहते हैं हम इनफ्लो। ठीक है, इस तरीके से समझा देना कि इश्यू ऑफ शेयर करने से क्या होगा, पैसा आएगा। दूसरी चीज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर को भी इशू करते हैं तो क्या होगा, पैसा आएगा, क्योंकि लोन है हमारे लिए। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है। तीसरा आप बता देना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को जब रिडीम करोगे यानी कि पे करोगे तो पैसा आपका जाएगा, तो उसे कहेंगे आउटफ्लो। यहाँ पर पैसा क्या होगा आपका, कम होगा। बस मेरी, तो इस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन कर देना। अगला है 30, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट दे रखिए 75,000, इन्वेंट्री दे रखिए आपके पास 35,000, जिसमें से इन्वेंट्री में से लूज टूल जो है माइनस कर दी जाएंगे, तो आपकी जो इन्वेंट्री बचेगी वो बचेगी कितने की, 15,000 की, क्योंकि हम लूज टूल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000, तो आपको बस इसी से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को घटाने से आपके पास लिक्विड एसेट्स आती है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड एसेट्स, अब ऐसे लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास आती है लिक्विड एसेट्स। तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो करंट एसेट्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी लिक्विड एसेट्स में, प्लस कर दोगे आप इन्वेंट्री। ठीक है, और माइनस कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट से 75,000 की, इन्वेंट्री अब मानी जाएगी आपके पास कितने रुपए की, 15,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके पास 10,000 का, तो टोटल मिला के हो गए 80,000 रुपये। तो 80,000 की आपकी करंट एसेट्स आ गई यहाँ पर। ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल से क्या मिल जाएगा आपको, वर्किंग कैपिटल होती क्या है बताओ, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बात समझ रही है। तो करंट एसेट्स तो आपने निकाल दी 80,000, 60,000 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटीज उधर चली जाएगी प्लस हो जाएगी।
तो करंट लाइबिलिटीज हो गई आपके पास 20,000 रुपये की, बात समझ रही है। तो इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज भी आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि करंट एसेट्स करंट रेशियो निकाल दो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपन में करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने की 80,000 और लाइबिलिटीज कितने की 20,000, तो ये करके कितना आ जाएगा 4, तो 4:1 आ जाएगा। और क्विक लिक्विड रेशियो क्या है आपके पास, लिक्विड रेशियो निकालना है तो लिक्विड एसेट्स अपन में करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स तो क्वेश्चन में दे रखी है 75,000 और करंट लाइबिलिटीज 20,000, इस तरीके से। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ जाएगा 3.75:1। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला, what is meant by कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेंशन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ इट। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, बस समझ रही। अब इससे पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो फर्म में ना कैश का लिक्विडिटी कितनी है, कैश की क्या है लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है और बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चलता है ना। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो यही लिखेंगे ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में पता चलता है। इससे हमें लिक्विडिटी का पता चलता है, इससे हमें पोजीशन का पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत और दिखा देना कि इसमें जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड इन 3 कैटेगरी। पहली होती है आपके पास ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। इस तरीके से दिखा देना, ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बता देना, तो पहला वाला आंसर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखो लिमिटेशन में आप ये लिख सकते हो कि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना सिर्फ उन चीजों को कंसीडर करता है जो कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो जिसमें होता है, ठीक है ना। बट जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता उसको नहीं कंसीडर करता, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जैसे कि भाई मान के चलो डेप्रिसिएशन हो गया तो उसको तो इग्नोर कर देता है, उसको ऑपरेटिंग में क्या कर देता है प्लस करवा देता है, अमोर्टाइजेशन को भी प्लस करवा देता है, इसका मतलब उसको वो कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। वैसे तो वो क्या चीज होती है माइनस होती है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, इन सबको क्या करता है इग्नोर कर देता है, गलत है ये। ये पूरा सही से ब्यौरा नहीं देता, ये सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ही बताता है, ठीक है ना। और ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, प्रॉफिट नहीं बता सकता। स्टेटमेंट तो बना रहे हैं हम बट प्रॉफिट कौन बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो आपका पीएनएल अकाउंट बताएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं डज नॉट शो प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, बस समझ रही है, ठीक है ना। और ज्यादातर ये जो इसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, शॉर्ट टर्म पर। किस पे होता है, शॉर्ट टर्म पर फोकस ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ठीक है। क्यों होता है शॉर्ट टर्म फोकस, देखो ये हर साल बनाया जाता है तो इसका मतलब एक साल के लिए तो फोकस होगा, एक साल का ही पैसा जो होता है उसी को देखा जाता है, कैश का ओपनिंग और कैश का क्लोजिंग ही देखा जाता है सिर्फ एक साल का, बस समझ रही है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है इसका, ठीक है ना। और देखो इसको बनाने से ना हमें कोई मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। मतलब इससे बस हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कैश है वो ओपनिंग में अगर 50,000 था तो क्लोजिंग में 80,000 कैसे हुआ, उसके बारे में ही पता चलता है। और ये नहीं पता चलता कि इन फ्यूचर हम उससे मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो किस प्रकार से करें कि बेटर बेनिफिट हमें मिले, समझ में आ रहा है। तो ये लिमिटेशन है इसकी, तो ये चारों के चारों लिमिटेशन है और ये इसका कंसेप्ट था, इसको समझ लेना, ठीक है। और बाकी आप याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो खत्म हो गया, अब पार्ट सी आ गया, तो पार्ट सी हम नहीं करते, ठीक है ना। पेपर में ध्यान रखना पार्ट सी कर मत देना। तो ये सारा का सारा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो पार्ट 1 पार्ट 2 वो सभी देख लेना, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम करवाएंगे आपको 2024 वाला, ये 2025 का पेपर था, अब 2024 का पेपर करवाते हैं। और अब 9 तारीख तक फ्री हैं हम, क्योंकि अब सारे पेपर हो गए, सिर्फ अकाउंट्स और मैथ का बचा है। तो 9 तारीख तक तो रेगुलर भाई देखो अकाउंट्स की वीडियो आएंगी, मैथ की कोई वीडियो नहीं आने वाली अभी, ठीक है ना। मैथ की वीडियो हम ला देंगे धीरे धीरे एक एक, और फिर 9 तारीख के बाद तो मैथ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।